Hello, ladies and gentlemen. I hope you guys are doing very well. I am with you again with another burning issue from the world economy. A few years ago, I would have told you this headline: China's economy is heading for a collapse. It would totally be unthinkable. But today, we are at a junction where the whole world is talking that is the Chinese miracle over? इसका इम्प्लीकेशन इस बात से समझना कि चाइना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और अगर चाइना की अर्थव्यवस्था में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पे पड़ता है। अब हम ये बात कर क्यों रहे हैं चाइना के इकोनॉमिक मिरेकल के खत्म होने की या चाइनीज इकोनॉमिक कोलैप्स की हम बात कर क्यों कर रहे हैं? उसके कुछ कारण है। चाइना की अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ सालों में, स्पेशली कोविड के बाद, कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसके बाद ये लग रहा है कि इट्स नॉट अ ग्लिच। ऐसा नहीं है कि कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चाइना की अर्थव्यवस्था में हो रही है और आगे ये और बढ़ सकती है। इसके क्या कारण है? क्या ऐसे साइंस हैं जिसकी वजह से हम ये बात कर रहे हैं कि इज द चाइनीज इकोनॉमी हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग क्राइसिस? आज हम वही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डज इट लुक लाइक राइट नाउ? राइट नाउ सिनेरियो क्या है चाइनीज इकोनॉमी के साथ, थोड़ा सा उसको पर्सपेक्टिव में रख। जब से चाइनीज मिरेकल शुरू हुआ है 1970s के दौरान, जब चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन अप किया और जबरदस्त चाइना में ग्रोथ हुई, अगर आप 1970s से तुलना करें तो पहली बार वहां की सरकार ने अपने जीडीपी की ग्रोथ का जो लक्ष्य है वो 5% रखा है। सरकार 5% लक्ष्य रख रही है। इसका मतलब है कि खुद गवर्नमेंट मान रही है कि चाइना की जो जबरदस्त ग्रोथ थी वो अब उस तरीके की नहीं है। ये वहां की गवर्नमेंट खुद मान रही है, तभी तो लक्ष्य इतना कम रखा है। ये एक साइन है जो हमें बताता है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। दूसरी चीज आप देखें, चाइनाज इकोनॉमी ग्रू जस्ट बाय 3% लास्ट ईयर। 3% की ग्रोथ चाइना की इकोनॉमी जो डबल डिजिट में ग्रो होती है। कोविड का चलो एक साल मान लें, उसमें पूरी दुनिया ही बंद हो गई थी। उसके बाद लगभग लगभग हर बड़ी अर्थव्यवस्था बाहर निकल रही। चाइना की अर्थव्यवस्था 3% की ग्रोथ दर्ज कर रही है, जो 1970s के बाद से सबसे लोएस्ट है। ये भी आपको बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ खतरे की घंटी है। युआन इज ऑन इट्स कोर्स फॉर इट्स वर्स्ट ईयर इन डेकेड्स अगेंस्ट डॉलर, यानी कि युआन कमजोर हो रहा है। वैसे देखो, अगर कोई नॉर्मल टाइम होते ना तो युआन के कमजोर होने का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बल्कि चाइना की गवर्नमेंट पे तो ये आरोप लगते हैं कि वो करेंसी मैनिपुलेशन करती है, जान के अपनी करेंसी को वीक रखती है ताकि उनके एक्सपोर्ट बढ़े। लेकिन इस सिचुएशन में नहीं। इस सिचुएशन में जब उनकी ऑलरेडी ग्रोथ नीचे गिर रही है, उस समय अगर उनकी युआन डॉलर की तुलना में अगर वीक होता चला जा रहा है लगातार, ये बता रहा है कि वहां की अर्थव्यवस्था किसी बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद अगर आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, किसी भी देश का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा उस देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर खींचता है। उसके हिसाब से आप देखें, राइट नाउ द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन चाइना इज सो बैड दैट द चाइनीज गवर्नमेंट स्टॉप रिलीजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। लगभग 20 से 21% तक यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट पहुंच चुका है। 20 से 21% अनएम्प्लॉयमेंट बड़े खतरे की बात है। इसके बाद चाइना के एक्सपोर्ट्स लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, और चाइना की तो अर्थव्यवस्था ही स्पोर्ट, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही जो है वो एक्सपोर्ट्स पे बनी है। चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो जब वहां पे अगर एक्सपोर्ट नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब वहां की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे का अंदेशा। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वो साइंस हैं जो ये हमें बता रहे हैं कि ये चाइना की अर्थव्यवस्था खतरे से गुजर रही है? एक बड़ा रीजन तो ये माना जाता है, वर्तमान में जो चाइना में आर्थिक संकट चल रहा है उसका एक बड़ा कारण माना जाता है वहां की जीरो कोविड पॉलिसी। ये जीरो कोविड पॉलिसी क्या थी?
कि दे कंप्लीटली शट डाउन देयर कंट्री, एक तरीके का ड्रैकोनियन वहां पे लॉकडाउन लगा दिए गए सब। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल वो मेड प्रिजनर इन देयर ओन होम। कंप्लीटली सिटीज आफ्टर सिटीज को लॉक कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो डिमांड होती है वो खत्म हो। अब जब डिमांड खत्म होगी और जब डिमांड इतनी तेजी से लगभग बंद हो जाएगी, डिमांड का मार्केट के ग्रोथ में या अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जब डिमांड होगी तभी तो प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ती है, तभी आपकी वो सप्लाई चेन घूमती है और तभी जॉब्स जनरेट होती है। जब डिमांड इतनी तेजी से नीचे गिरेगी और लगभग पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का चक्का ही रुक जाएगा, तो उसका वहां की ग्रोथ पे तो फर्क पड़ना ही है। तो वहां पे जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से कंजम्पशन गिरा। लोकल सप्लाई चेन इज डिसरप्टेड। लोकल सप्लाई चेन मतलब एक प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, कंज्यूमर है, पूरी चेन बनी हुई है, वो पूरी की पूरी डिसरप्ट हो गई। और इससे वहां की अर्थव्यवस्था एक स्लो डाउन की तरफ जाने लगी। ये जो आप देख रहे हैं ना 3% 2.5% की ग्रोथ, ये उसी स्लो डाउन का की तरफ जा रही है अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे एक मार्केट प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस आया। अब इसको भी ध्यान से समझिए। ये प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस सुन के आपको ऐसा लग सकता है कि ठीक है प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस है, इसको क्यों हम सीधा चाइना की इकोनॉमिक कोलैप्स से करेक्ट कर रहे हैं। इसलिए करेक्ट कर रहे हैं कि वहां का जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो वहां की जीडीपी में लगभग 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। लाखों लोगों को उसमें जॉब मिली हुई है। अब जब वहां के मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका असर अर्थव्यवस्था पे तो पड़ेगा ही। और वहां के मार्केट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस समय। ये जो एक नाम नाम देख रहे हैं एवरग्रांडे, ये वहां का एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है जिसने अभी बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। पीपल आर कॉलिंग इट दी लीमन ब्रदर मोमेंट ऑफ चाइना। लीमन ब्रदर मोमेंट वो वही 2008 में जब 2007-8 में जब यूएस में क्राइसिस आया था, तो लीमन ब्रदर्स जब कोलैप्स हुआ था उसी को एक स्टार्ट माना जाता है यूएस में जो आर्थिक संकट आया था 2007-8 का। और वो भी क्यों आया था संकट, वहां पे वही प्रॉपर्टी का जो बबल था वो बर्स्ट हो गया। यहाँ पे भी वही हो रहा है। इसके लिए मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। वहां पे क्यों ये बर्स्ट हो रहा है ना, उसका एक कारण यह है कि वहां पे भी हमारी तरह भाई हर एक मिडिल क्लास का सपना होता है कि मकान हो किसी तरह। लोगों ने लोन उठा उठा के मकान ले लिए। अब जब स्लो डाउन आया तो वो अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं एक तरफ। अब जब प्रॉपर्टी डेवलपर है वो भी लोन के बेसिस पे चलता है। लोगों की जो यूनिट्स लोगों ने खरीदी हुई है उसका जो लोग किस्तें दे रहे हैं उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी स्टेट डेवलपर भी चलता है। तो वो भी फिर कोलैप्स होने लगा। जब प्रॉपर्टी स्टेट डेवलपर कोलैप्स होने लगी तो जो थोड़े बहुत लोग किस्त दे रहे थे उन्होंने भी देना बंद कर दिया कि बोले पता नहीं है तो मकान बनेगा भी या नहीं। इस तरीके से पूरा का पूरा जो सर्कल था वही डिस्टर्ब हो गया। और वहां पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस वहां के प्रॉपर्टी मार्केट में आ गया है और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वहां की अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है। और बल्कि ऐसा लगता है कि ये अभी संकट और गहराने वाला। इसके बाद रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अभी हम बात भी कर रहे थे कि वहां पे जो यूथ है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 20 से 21% पहुंच गया। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि क्या था कि 90s के दौरान वहां पे जबरदस्त कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटी बनी और लोगों को ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां मिलने लगी 20 साल में। तो रिकॉर्ड बन गया वहां पे ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स का। उसका रीजन था कि चाइना चाहता था कि उसकी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या स्किल्ड हो और जनसंख्या स्किल्ड होगी तो वो कंट्रीब्यूट करेगी इकोनॉमी में। अभी ये हालत है कि वहाँ की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या इतनी ज्यादा है कि इतनी जॉब ही नहीं है वहाँ। और जब ऑलरेडी जॉब्स कम है और ऑलरेडी जब स्लो डाउन आ जाएगा तो जो थोड़ी बहुत जॉब्स थी वो भी अब कटने लगेगी। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत तेजी से वहां बढ़ रहा है। ये भी एक संकट की तरफ इशारा कर। इसके बाद है डीफ्लेशन। डीफ्लेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन दी प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर गोइंग डाउन। अभी सुन के आपको लग सकता है ये तो बड़ी अच्छी खबर है। देखिए, इन्फ्लेशन भी अच्छी खबर नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए एक लिमिट से ज्यादा, और डिफ्लेशन भी एक अच्छी खबर नहीं है।
अगर प्राइस का लेवल लगातार नीचे जा रहा है और एक स्तर से नीचे चला जाए तो इसका असर क्या पड़ेगा? जो गुड्स एंड सर्विसेज लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, फिर उसका असर जॉब्स पे पड़ेगा, और फिर जॉब्स पे अगर असर पड़ेगा तो लोग अपनी जॉब्स लूज करने लगेंगे, उनकी सैलरियां बंद हो जाएगी, वो और मार्केट में जाके खर्च करना बंद कर देंगे, तो फिर से वो एक विशेष साइकिल चालू हो जाएगी जो अर्थव्यवस्था को रिसेशन की भी तरफ ले जा सकती है। इसलिए एक हेल्दी लेवल पे एक हेल्दी लेवल पे प्राइस का लेवल रहना जरूरी है। अगर वो उससे नीचे जाएगा तो उससे भी कंप्लीट डिसरप्शन हो जाता है मार्केट का। वो अभी चाइना में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद है शेडो बैंकिंग। अभी शेडो बैंकिंग टर्म क्या होता है ना, शेडो बैंकिंग का मतलब है कि वो बैंकिंग एक्टिविटीज विच इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ रेगुलेशन, जो एक तरीके की अंडरग्राउंड बैंकिंग। चाइना में बहुत बड़े लेवल पे शेडो बैंकिंग होती है, बल्कि अगर आप ध्यान से देखें तो चाइना का लगभग 35% जो फाइनेंसिंग चाइना में होती है वो शेडो बैंक्स के थ्रू होती है। अभी एक हफ्ते पहले की खबर है कि चाइना का एक बहुत बड़ा शेडो बैंक कोलैप्स हो गया, बाहर लाइनें लग गई लोगों की अपने पैसा निकालने के लिए, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, तो बड़ी प्रॉब्लम वहाँ के शेडो बैंकिंग में। अब अगर एक देश में शेडो बैंकिंग वहां तक 35% तक फाइनेंसिंग कंट्रोल करता है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, और फिर उसका असर सीधा आपकी अर्थव्यवस्था में पड़ेगा। लोगों का तो विश्वास ही हिल जाएगा ना, इन्वेस्टर्स का, कंज्यूमर्स का तो विश्वास ही हिल जाएगा आपकी अर्थव्यवस्था में। वही चाइना में हो रहा है। इसीलिए चाइनीज इकोनॉमी का एक बहुत बुरा परसेप्शन पूरी दुनिया में इस समय पड़ता है। तो वो शेडो बैंकिंग क्राइसिस जो है, ये भी वहां के आर्थिक संकट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर। इसके बाद क्लाइमेट चेंज। देख के लग सकता है कि क्लाइमेट चेंज का अर्थव्यवस्था से कोई इतना बड़ा संबंध हो सकता है कि सीधा का सीधा हम कह रहे हैं कि चाइना के कोलैप्स में, चाइना के आर्थिक कोलैप्स में जो है क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर है। बल्कि वर्ल्ड बैंक तो ये कहता है कि 2030 तक अगर चाइना ने अपने क्लाइमेट क्राइसिस को कंट्रोल नहीं किया तो 2030 तक लगभग 3% वो अपनी जीडीपी का लूज करेगा हर साल। तो ये अपने आप में वहां पे क्या है, हीट वेव्स आ रही हैं, कहीं फ्लडिंग हो रही है। हीट वेव्स आ रही थी चाइना में अभी दिस समर, व्हेन देयर वर हीट वेव्स, तो उससे ग्रिड के ऊपर जोर पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। अब जब चाइना पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहाँ पे पूरी दुनिया से कंपनीज आके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वहां पे अगर ग्रिड में प्रॉब्लम होगी तो उसका कितना बुरा असर पड़ेगा वहां के इन्वेस्टमेंट पे। तो जो क्लाइमेट का क्राइसिस है, और इसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि जिस तरीके का अनरेगुलेटेड बेतरतीब डेवलपमेंट चाइना में हुआ है, उसका प्राइस कहीं ना कहीं अब पे करना पड़ रहा है। तो क्लाइमेट क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा कारण है कि चाइना इस समय एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को ये सोचना है कि अगर इस तरीके का संकट चाइना में आ रहा है तो उसका पूरे विश्व पे क्या असर पड़ेगा। I want to leave you with this question. You have to think about it, that what will happen when the second biggest economy of the world is struggling? And also think about it, how it's going to impact India. If you want me to make a video on that specific topic, let me know in the comment section. I will be happy to do it. So I will leave you with this thought. Thank you so much for joining me in this video, and I will see you very soon. Have a wonderful day. Thank you.